नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञानशाला न्यूज अपडेट। एक नजर आज की सुर्खियों पर। डॉक्यूमेंट्री फिल्म एवर स्लो ग्रीन पेरिस के प्रतिष्ठित चेंज नाउ समिट में स्क्रीनिंग के लिए चयनित। इसका विषय है ऑरोविल की अनूठी वनीकरण परियोजना। पीएलआई योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठकों का दौर जारी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा कर रहे हैं इसकी अध्यक्षता। नरिंदर बत्रा लगातार दूसरी बार चुने गए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। 2024 तक होगा इनका कार्यकाल। डीआरडीओ ने विकसित की डिपकोवन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। मात्र 75 रुपए में कोरोना जांच संभव। अब खबरें विस्तार से। पीएलआई योजनाओं की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में सचिवों की अधिकार प्राप्त समूह की 24 से 31 मई के बीच बैठकें की जा रही हैं। इन बैठकों में चर्चा होगी कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए घोषित योजनाओं में कितने आवेदन आए हैं, उन्हें मंजूरी मिली है या नहीं, तथा पीएलआई योजनाओं के लिए अभी और क्या किए जाने की जरूरत है। पीएलआई योजना को 1 अप्रैल 2020 को केवल इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए शुरू किया गया था। धीरे धीरे इसे कई अन्य क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी हार्डवेयर, रासायनिक सेल, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों के विनिर्माण यानी कि उत्पादन इकाइयों को उत्पादन बढ़ाने के लिए कैश इंसेंटिव दिया जाता है। इसके लिए आधार वर्ष 2019-20 है। मान लीजिए राजू प्राइवेट लिमिटेड मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, जिसने वर्ष 2019-20 में 100,000 मोबाइल का उत्पादन किया था। इसी कंपनी ने वर्ष 2020-21 में 105,000 मोबाइल का उत्पादन किया, यानी कि पिछले वर्ष से 5,000 अधिक मोबाइल। उत्पादन की इसी वृद्धि पर सरकार कैश इंसेंटिव देगी। यह कैश इंसेंटिव भारत में उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए है, इसलिए विदेशी कंपनियां भी भारत में उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगी और ऐसे में विदेशी और घरेलू निवेश बढ़ने से नए रोजगार भी पैदा होंगे। इस योजना का उद्देश्य देशी विनिर्माण उद्योग को मजबूत करना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, निर्यात को बढ़ावा देना तथा नौकरियों का सृजन करना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार चक्रवात यास कल यानी 26 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। यास नामकरण ओमान ने किया है। अरबी भाषा में यास का अर्थ निराशा, मायूसी, भय आदि होता है। वहीं फारसी में यास का अर्थ चमेली है। उत्तरी हिंद महासागर में आए चक्रवात का नामकरण की वर्तमान व्यवस्था सदस्य देशों के बीच लंबे विचार विमर्श के बाद सितंबर 2004 से शुरू हुई। इसके तहत सदस्य देशों की ओर से पहले से सुझाए गए नामों में से एक का चयन किया जाता है। इन देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड शामिल हैं। अगले संभावित चक्रवात का नाम गुलाब होगा, जिसे पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया है। हाल ही में कांगो के माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसके चलते हजारों लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। ज्वालामुखी के शांत होने के बाद अब लोग अपने घर लौटने लगे हैं। बताते चलें कि माउंट न्यारागोंगो को विश्व के खतरनाक सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के तहत कांगो में तैनात भारतीय सेना ने ज्वालामुखी प्रभावित गोमा शहर में नागरिकों और संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों को निकालने और सुरक्षा देने में मदद की। माउंट न्यारागोंगो अल्बर्टाइन रिफ्ट से लगे हुए विरुंगा पर्वत में एक सक्रिय विवृत ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। ऑरोविलियन क्रिस्टोफ पॉल की डॉक्यूमेंट्री एवर स्लो ग्रीन को पेरिस के प्रतिष्ठित चेंज नाउ समिट में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है। इसे डेविड एटनबरो की ब्रेकिंग बाउंड्रीज, द साइंस ऑफ आवर प्लेनेट समेत 4 विशेष रूप से चयनित फिल्मों के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री एवर स्लो ग्रीन ऑरोविल की अनूठी वनीकरण परियोजना की कहानी है, जिसे विल्लुपुरम जिले के मरुस्थलीय पठार को हरे भरे जंगल में तब्दील कर दिया गया है। ऑरोविल पुडुचेरी के पास तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में स्थित प्रायोगिक नगरी है, जिसकी स्थापना श्री अरबिंदो सोसाइटी की एक परियोजना के रूप में वर्ष 1968 में मां मीरा अल्फासा द्वारा की गई थी। ऑरोविल का तात्पर्य एक ऐसी वैश्विक नगरी से है जहां सभी देशों के स्त्री पुरुष जाति, राजनीति तथा राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर शांति एवं प्रगतिशील सद्भावना की छांव में रह सकें। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के पद पर नरिंदर बत्रा को चुना गया है। यह इनका दूसरा कार्यकाल होगा। वर्चुअल माध्यम से हुई इस चुनाव प्रक्रिया में कुल 124 वोट पड़े। श्री बत्रा ने अपने प्रतिद्वंदी बेल्जियम के मार्क काउड्रोन के 61 के मुकाबले 63 वोट हासिल किए। गौरतलब है कि वर्तमान में नरिंदर बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ
आईओए के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी हैं। नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल वर्ष 2024 तक होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की 47वीं कांग्रेस पिछले वर्ष स्थगित हो गई थी, जिसके चलते चुनाव नहीं हो पाया था। इसी कारण इस बार कार्यकाल को 4 से घटाकर 3 साल कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक इस वर्ष 99,122 करोड़ रुपयों का सरप्लस सरकार के लिए अंतरण करेगी। यह सरप्लस रकम 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही 9 माह की अकाउंटिंग पीरियड के लिए है। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने अपने अकाउंटिंग वर्ष में बदलाव किया है। अब आरबीआई का अकाउंटिंग वर्ष भी अप्रैल से मार्च का होगा। इससे पहले तक आरबीआई जुलाई से जून तक को अकाउंटिंग वर्ष मानता था। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जब सरकार के राजस्व में कमी आई है और खर्च में बढ़ोतरी हुई है, तब भारतीय रिजर्व बैंक इस सरप्लस राशि के अंतरण से सरकार को वित्तीय मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार केंद्रीय बैंक द्वारा अपने क्रियाकलापों से अर्जित होने वाले लाभ केंद्र सरकार के लिए सौंप दिए जाएंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस प्रयोगशाला ने डिपकोवन नामक एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। डिपकोवन किट 97% उच्च संवेदनशीलता और 99% विनिर्दिष्टता के साथ SARS-CoV-2 वायरस की स्पाइक और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती है। आसान भाषा में कहा जाए तो इस किट से हम कोविड संक्रमण की जांच ज्यादा सटीकता से कर सकते हैं। इससे प्रति जांच लगभग 75 रुपए खर्च आएगा। इस किट की शेल्फ लाइफ 18 महीने है। डीआरडीओ की औद्योगिक पार्टनर वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड इसे जून में बाजार में लेकर आएगी। हाल ही में बायोधान की 20 मीट्रिक टन की पहली खेप अमेरिका निर्यात की गई। बायोधान की मांग बढ़ती जा रही है। आयरन से भरपूर ये लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में किसी भी रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल में बिना उगाया जाता है। बायोधान असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। एक अच्छी खबर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से आई। इस संस्थान द्वारा विकसित एक नया पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट क्यासा-नूर फॉरेस्ट डिजीज के तीव्रता से निदान में अत्यधिक संवेदनशील पाया गया है। यह रोग क्यासा-नूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस के कारण होता है, जो मुख्य रूप से मनुष्यों और बंदरों को प्रभावित करता है। इस रोग की पहचान वर्ष 1957 में कर्नाटक के क्यासा-नूर जंगल के एक बीमार बंदर में की गई थी। केएफडी पूरे पश्चिमी घाट में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष सैकड़ों लोगों के इस रोग से ग्रसित होने के मामले सामने आते रहते हैं। इस रोग को मंकी फीवर के नाम से भी जाना जाता है। यह वायरस मुख्य रूप से हार्टिक, बंदरों, कृंतकों और पक्षियों में उपस्थित होता है। मनुष्य में यह रोग टिक के काटने से या संक्रमित जानवर के संपर्क में आने से फैलता है। इन्हीं खबरों के साथ आज की अपडेट समाप्त होती है। नमस्कार।